हेलो दोस्तों, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर आधुनिक विश्व का इतिहास, जो कि आपका सेकंड पेपर है, आज उसके अंदर हम फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में क्रांति हुई थी, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध क्रांतियों में से एक क्रांति है, उसके कारणों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहे जिसमें फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध एक लहर उठी और जिसके परिणाम स्वरूप उस राजवंश को अंततः फ्रांस के लोगों के सामने झुकना पड़ा। 1789 की फ्रांस की क्रांति विशेष तौर पर स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन एवं तत्कालीन दोषपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ विशेषाधिकार प्राप्त सामंतों एवं नौकरशाहों के विरुद्ध एक आक्रोश था, चाहे वह मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो और विशेषकर मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की भूमिका 1789 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। एक विद्वान का मानना है कि फ्रांस की क्रांति बौद्धिक जागरण तथा बौद्धिक दुखों के सम्मिश्रण का परिणाम था। बौद्धिक जागरण तथा बौद्धिक दुखों के सम्मिश्रण का परिणाम था। क्रांति के कारण उसी तत्कालीन समाज एवं व्यवस्था में मौजूद जो कमियां थी, उसी के परिणाम स्वरूप फ्रांस के लोगों में क्रांति की, जिससे कि लोगों में एक समानता की भावना भी आए। तो समानता का नारा जो लगाया गया, वो तत्कालीन जो सामाजिक कड़ी थी, सामाजिक व्यवस्था थी फ्रांस की, उसके ऊपर भी एक तमाचा था। स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र जो तत्कालीन राजाएं हुए, उनकी नीतियों का परिणाम तो था ही, लेकिन समाज जो बना हुआ था फ्रांस की जो सोसाइटी थी, उसके प्रति भी ये आक्रोश था, जिसमें बौद्धिक आंदोलन के साथ साथ बौद्धिक दुखों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण लोगों का बुरा हाल था। आइए हम, चूँकि फ्रांस की क्रांति कोई एक कारण के ऊपर नहीं हुई, जिसको हम कह सकें कि समाज के ऊपर सामाजिक जो कारण हैं, समाज में जो व्याप्त असंतोष है, उसी के कारण हुई नहीं। बौद्धिक आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजनीतिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आर्थिक कारणों ने भी, जो तत्कालीन आर्थिक नीतियां थी फ्रांसीसी शासकों की, उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की फ्रांस की क्रांति में। तो आइए हम फ्रांस की क्रांति को विभिन्न कारणों के आधार पर समझते हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं, जिनमें हम राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालीन जो कारण हुए अर्थव्यवस्था संबंधी, उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण। सन 1789 की क्रांति से पूर्व फ्रांस में बुर्बो राजवंश
जिस राजवंश के राजा फ्रांस में शासन कर रहे थे वे बुर्बो राजवंश के शासक कहलाते थे, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 12 मील की दूरी पर उन्होंने एक महल बनाया था, वर्साय का महल। बड़े शान शौकत और आलीशान का महल था, जहाँ पर वहाँ के जो राजा थे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, कार्य कम करते थे और अपने नौकरशाहों के ऊपर उन्होंने काम छोड़ रखे थे। लगभग 12 मील की दूरी पर वर्साय का महल था, वहाँ वो ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत किया करते थे। फ्रांस के एक शासक हुए लुई 14वां, लगभग 1643 से 1715 तक इनका शासनकाल रहा। लुई 14वां ये एक योग्य शासक तो उस समय के थे। इनके समय में फ्रांस की सीमाओं का विस्तार हुआ, विभिन्न युद्धों में इन्होंने भाग लिया, लेकिन इनकी कई अठधर्मिता थी। जैसे ये कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। जब जो व्यक्ति, जो राजा ये बोले कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि इनके द्वारा जो भी कानून बनता था, इनके दिमाग की जो भी वजह होती थी कि मुझे ये कानून बनाना है, तो वो बनाकर ही रहा करते थे, चाहे उसका आम जनता पर कैसा भी प्रभाव पड़े, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जब इन्होंने कह दिया कि मैं ही राज्य हूँ, ये इनका प्रसिद्ध वक्तव्य हुआ करता था, तो इनके अपने मन जो युद्ध थे, इनके युद्ध नीति थी, उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगाने लगी। साथ ही इन्होंने ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम विनियम बनाए, जिसके द्वारा फ्रांसिस की जो सामान्य जनता है उनमें काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसी तरह से इनके जो उत्तराधिकारी थे लुई 15वां, जो 1715 से लेकर 1774 तक लगभग 60 वर्षों तक फ्रांस के शासक रहे, बुर्बो राजवंश के शासक रहे। उनकी नीति भी इसी तरह की थी। वह इतने योग्य व्यक्ति नहीं थे और केवल विलासी और आलसी जीवन में व्यतीत करते थे और विभिन्न प्रकार के उन्होंने कर आदि लगा रखे थे। इसके साथ ही वे खुद कहा भी करते थे अपने अंतिम समय कि मेरे मरने के बाद एक तरह से प्रलय होगी। तो उनको अपनी नीतियों के और फ्रांस की शासन व्यवस्था के जो दोष थे उनके बारे में उनको पूरी तरह से मालूम था। इस वजह से जनता में काफ़ी आक्रोश था। उनके जो उत्तराधिकारी हुए लुई 16वां, 1774 से लगभग 1792-93 तक वे रहे फ्रांस के शासक। वह अपने जो पूर्वजों से उनसे भी ज़्यादा अयोग्य व्यक्ति थे, विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, वर्साय के महल में अपनी रंगरलियाँ मनाया करते थे। उनके ऊपर उनकी जो पत्नी थी मैरी आंतवानेत, उनका प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी था और उन्हीं के द्वारा, यानी कि मेरी आंतवानेत एक योग्य महिला तो थी, चालाक महिला थी, लेकिन अठधर्मिता थी, घमंडी थी और कुछ चाटुकार लोगों से वे घिरी हुई थी और राजा पर उनका बुरी तरह प्रभाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अतः जो भी कुलीन या पादरी वर्ग जो चाहता था कई सुधार करने की कोशिश की, चाहे वे बहुत सारे अर्थमंत्री जब नियुक्त हुए लुई 16वें के समय, चाहे वो नेकर हो, तुर्गो हो, कोलोन हो, बीने हो, इन्होंने अपने अपने ज्ञान के माध्यम से फ्रांस की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सही करने की कोशिश की थी। परंतु मेरी आंतवानेत के कहने पर इनको समय समय पर बर्खास्त कर दिया गया या हटा दिए गए या इनके द्वारा इस्तीफे दे दिए गए, जिसकी वजह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगाने लगी। और चूँकि ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और फ्रांस और ऑस्ट्रिया में काफ़ी समय से दुश्मनी चली आ रही थी, तो फ्रांस की जो आम जनता है वे इसे वैसे भी पसंद नहीं किया करती थी और इसका अपने राजा पर पूरी तरह से प्रभाव था। इसलिए राजनीतिक रूप से ऐसे जो कई कार्य बने हुए थे जिनमें चिंगारी की आवश्यकता थी, जो बाद में कई कारणों ने काम किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से विशेषकर जो स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन था फ्रांस का, जिसमें राजा ही सब कुछ था और राजा के द्वारा जो भी कानून और नियम बनाए जाते थे उसी को मान्य था, चाहे वह जनता पर अच्छा असर पड़े या गलत असर पड़े, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी एक कारण रही फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस में हर प्रांतों में हर जगह पर किलोमीटर के ऊपर कानून बदला करते थे। बताया जाता है कि लगभग 385 प्रकार के कानून उस समय प्रचलन में थे, जिससे वहाँ पर एक तरह से कानून का राज न होकर एक तरह से उलझन भरा काम था। एक प्रांत में अगर किसी व्यक्ति को किसी गलत काम के लिए जो सजा दी जाती थी वही दूसरे प्रांत में बदल जाया करती थी। इस प्रकार से दोषपूर्ण शासन व्यवस्था ने भी फ्रांस की व्यवस्था को
फ्रांस के लोगों में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसी तरह से फ्रांस में जो प्रतिनिधि सभाएं थी, जैसे कि एस्टेट जनरल था, उसका 1614 से पहले कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था। जो उस समय के जो 1789 की क्रांति हुई तब उसका अधिवेशन जब बुलाया गया था तो उनको उनके नियम कानून का ही नहीं मालूम था, क्योंकि कई सालों से उसका अधिवेशन ही नहीं बुलाया गया था। इसी तरह से पार्लियामाएँ थी जो राजा पर कुछ अंकुश रख सकती थी, उसमें भी पेरिस की पार्लियामाएँ 13 पार्लियामाएँ थी, उसमें से पेरिस की पार्लियामा काफ़ी शक्तिशाली थी। एक तरह से उच्च न्यायालय की तरह हम इसको मान सकते हैं। तो इन पर अंकुश रखने के लिए संस्थाएं थी, लेकिन ये संस्थाएं किसी निर्जीव पड़ी हुई थी, इनके पास अधिकार सीमित थे। इस प्रकार राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से फ्रांस की जनता में, विशेषकर मध्यम वर्ग, सर्वसाधारण वर्ग में काफ़ी असंतोष फैला हुआ था, जिससे कि फ्रांस की क्रांति में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो राजनीतिक कारण मैंने आपको बता दिए हैं। राजनीतिक कारण के बाद हम बात करेंगे सामाजिक कारण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस की जो समाज सिस्टम था ना, समाज था, वह अव्यवस्थित तरीके से बटा हुआ था। ऊंच नीच का काफ़ी भेदभाव था। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जो शक्ति संपन्न व्यक्ति थे, इनका समाज में, राजवंश में काफ़ी महत्व था। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं जो सर्वसाधारण वर्ग था, जो तीसरा वर्ग था, जो जिसमें मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग था, उनके पास अधिकार नहीं थे। तो अधिकारों को लेकर भी इनमें आपस में संघर्ष, मनमुटाव चल रहा था, जो फ्रांस की क्रांति के समय उद्वेलित हुआ लोगों के द्वारा। फ्रांसीसी समाज विषम विघटित था। ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम श्रेणी में पादरी वर्ग अर्थात धर्माधिकारी लोग आते थे। दूसरी श्रेणी में प्रथम श्रेणी पादरी वर्ग, दूसरी श्रेणी में कुलीन वर्ग, सामंतवादी बोल सकते हैं, और तीसरी में आ सकते हैं सर्वसाधारण। इसके अंदर मजदूर, कृषक, सर्वसाधारण वर्ग आ सकते। तीनों को हम बोल सकते हैं एस्टेट। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग थे, द्वितीय एस्टेट कुलीन अथवा सामंत वर्ग था, और तीसरा सर्वसाधारण वर्ग थे। ये दोनों वर्ग था, यही अधिकार युक्त वर्ग था, और इन्हीं के पास अधिकार थे। इन्हीं के पास क्या थे? अधिकार थे। जबकि सर्वसाधारण वर्ग जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ था, सबसे ज़्यादा कर दिया करता था, सबसे ज़्यादा काम किया करता था, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। उसके पास क्या थे? कोई अधिकार नहीं थे। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग। फ्रांस में चूँकि चर्च मुख्य तो उसके अंदर पादरी हुआ करते थे। पादरी भी 2 वर्गों में बटे हुए थे। एक उच्च पादरी वर्ग थे जिनके पास धार्मिक रूप से ज़्यादा शक्तियाँ थी, और एक साधारण पादरी हुआ करते थे जो सर्वसाधारण से ही लिए जाते थे। अपनी मेहनत के हिसाब से वहाँ तक पहुँचा करते थे, और सारा कामकाज वही किया करते थे चर्च का। चर्च के पास कई अधिकार थे। लगभग पूरे फ्रांस की लगभग 20% भूमि चर्च के अधीन थी, और वो कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। उनके पास कोई कर नहीं लगा करता था। इसी तरह से चर्च एक विभिन्न प्रकार के कर भी लिया करते, उसमें टाइथ नामक कर हुआ करता था, धार्मिक कर। वे आम जनता से, वे कृषकों से वसूल किया करता था। इसलिए पादरी वर्ग के पास ज़्यादा शक्तियाँ थी। उनमें साधारण जो पादरी हुआ करते थे, उनके और मुख्य पादरियों में मनमुटाव चला करता था, और अंत में जो संघर्ष हुआ उसमें साधारण पादरी वर्ग ने सर्वसाधारण के लोगों का साथ दिया था। इसी तरह से दूसरा एस्टेट की बात करते हैं हम, वह है कुलीन सामंत वर्ग। राजा, चर्च और सेना में इन्हीं लोगों की भरमार थी, इन्हीं का कार्य इन्हीं की चला करती थी। इसी तरह से फ्रांस की लगभग कुल भूमि का 1/4 या 5वां हिस्सा, 1/4 बताया जाता है, 5वां बताया जाता है, लगभग 20 से 25% भूमि इन्हीं के अधीन थी, और उन पर ये कर भी नहीं दिया करते थे। उनके ऊपर ये कर भी नहीं दिया करते थे। ये
विशिष्ट अतिथि होने के कारण उनके करों से मुक्त हुआ करते थे और ये वर्ग किसानों का शोषण खूब किया करता था एवं निम्न वर्ग पर अत्याचार किया करता था, उनसे बेगार आदि ये लिया करते थे। इस प्रकार से ये कुलीन वर्ग भी काफ़ी शक्ति संपन्न थे और इनसे भी जनता काफ़ी आक्रोश थी। इसी तरह से जो तीसरा वर्ग था सर्वसाधारण वर्ग, जिसको तृतीय एस्टेट बोलते हैं, इसके अंदर हम मध्यम वर्ग, शिल्पकार या दस्तकार या तीसरा जो इसमें पार्ट है वो है कृषक, इसकी हम बात कर सकते हैं। इसकी हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फ्रांस की लगभग 94%, 94 से लेकर 95% तक आबादी इस सर्वसाधारण वर्ग की थी। इसमें हम कृषकों, शिल्पकार तथा मध्यम वर्ग को शामिल कर सकते हैं। मध्यम वर्ग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये पढ़ा लिखा वर्ग था और अपने अधिकारों को लेकर फ्रांस के जो उच्च वर्ग थे उनसे लड़ने को आतुर था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इनके पास अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति भी थे, पढ़ने लिखने वाले थे, लेकिन उनके हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा था, बल्कि ये कुलीन और राजाओं के नियम कानूनों के अंदर दबे पड़े थे। सामाजिक असमानता ने, जो सामाजिक असमानता फैली थी, उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग से बहुत सारे बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, चिकित्सक आदि हुआ करते थे। ये बुद्धिजीवी वर्ग था, वे काफ़ी परेशान था और इन्होंने असंतोष को काफ़ी भड़काया और आम जनता को भी इन्होंने साथ लिया और अपने लेखनों के माध्यम से इन्होंने अपने जो आक्रोश था उसको जनता तक पहुंचाया। राजा और सामंत लोग उनके व्यापार वाणिज्य विभिन्न प्रकार के जो कर लगाया करते थे उनके प्रति इनके अंदर आक्रोश फैला हुआ था। इसी तरह से दस्तकार और मजदूर वर्ग था, वे ज़्यादा पिसा हुआ वर्ग था, उनसे विभिन्न प्रकार की बेगारें ली जाती थी। कुलीन वर्ग के अधीन वे काम किया करते थे, उनके पास अधिकार नहीं थे, इसलिए वे भी काफ़ी परेशान थे। इसी तरह से तीसरा जो वर्ग था वह था कृषक वर्ग। कृषक वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान फ्रांस में था। कृषकों की स्थिति बहुत शोचनीय थी, उनके पास अधिकार नहीं थे, बल्कि वे अपनी कुल जो भूमि थी या कुल जो उनकी आमदनी थी उनमें से 80 से 85% वे करों के रूप में ही चर्च और राजा को दे दिया करते थे। कुलीन वर्ग भी अपना हिस्सा उनसे ले लिया करता था। इस वर्ग में भी उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से ही राज्यों को कर दिया करते थे, इसलिए कृषक वर्ग में भी काफ़ी असंतोष फैला हुआ था, काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। इसी तरह से हम बात करेंगे सामाजिक कारणों के बाद हम बात करेंगे दार्शनिक एवं विचारकों का योगदान। विचारकों योगदान फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक और विचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्धिक जो आंदोलन हुआ फ्रांस में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ विद्वानों का मानना है कि बौद्धिक आंदोलन प्लस बौद्धिक जो फिजिकल जो दुख हुए उनको, उन दोनों के सम्मिश्रण से ये आंदोलन क्रांति को ज़्यादा मजबूती प्रदान हुई। बहुत सारे विद्वान हुए फ्रांस में, दार्शनिक हुए, जिन्होंने अत्याचारों, निरंकुश राजवंश, चर्च, कुलीनों के विरुद्ध लिखा, आम जनता को जागरूक किया किस प्रकार से ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे फ्रांस के लोगों में, आम जनता में, मध्यम वर्ग में, चूँकि सारे ज़्यादातर दार्शनिक वगैरह मध्यम वर्ग से ही संबंधित थे, इनसे जनता में काफ़ी इनको काफ़ी रेस्पेक्ट मिली और इनके विचारों को सुना जाने लगा, जो फ्रांस की क्रांति में बाद में बदले। मॉन्टेस्क्यू मान लो, मॉन्टेस्क्यू ले सकते हो, वाल्टेयर, रूसो, दिदरो, कैने जैसे बहुत सारे विद्वान और दार्शनिक हो जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से क्या किया, विचारों के माध्यम से जनता को प्रभावित किया। इनमें हम बात कर लेते हैं मॉन्टेस्क्यू। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू के बाद बात कर लेते हैं वाल्टेयर, रूसो व अन्य। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रसिद्ध
विचारक, इतिहासकार और विधि शास्त्री था। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध रही अपने समय की, पर्शियन लेटर। इन्होंने एक रचना रची थी, पर्शियन लेटर। इस पर्शियन लेटर में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में तत्कालीन फ्रांस की शासन व्यवस्था, धर्म, चर्च की स्थिति आदि पर आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक शैली में अपने काव्य लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा, जिससे आम जनता पर उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनकी जो कमियां थी उनको व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने उजागर किया। द पर्शियन लेटर इन्होंने एक रचना लिखी थी मोंटेस्क्यू ने। इसी तरह से मोंटेस्क्यू की एक रचना और थी, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने फ्रांस के निरंकुश शासन की काफ़ी आलोचना की और साथ ही उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना था कि निरंकुश राजवंश को हटाने के लिए, उनके अधिकारों को कम करने के लिए हमें शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। यानी कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो कानून को लागू करेगी और न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करेगी। यही शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कहलाता है, जो मोंटेस्क्यू ने कहा था। ये निरंकुश लोकतंत्र, राजतंत्र के ऊपर एक कुठाराघात था मोंटेस्क्यू के ऊपर। मोंटेस्क्यू के इन विचारों का मध्यम वर्ग पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे जब क्रांति लड़ी गई तो उन्होंने इन विचारों को अपनाने की भी कोशिश की और उनको इन पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी मोंटेस्क्यू का माना जाता है। इसी तरह से वाल्तेयर हुए। वाल्तेयर अपने आप में बहुमुखी प्रतिमा के विद्वान थे, प्रतिभा के धनी थे। इनको एक लेखक भी थे, कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, पत्रकार, नाटककार आदि के रूप में ये जाने गए। इसने अपने कथनों के माध्यम से राज्य और चर्च में फैले हुए भ्रष्टाचार, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों, गुलामी आदि की घोर निंदा की। यानी कि अपने जो कथन इन्होंने लेखन जो लिखा, उनके माध्यम से इन्होंने राज्यों और चर्च में फैले हुए भ्रष्टाचार, कुलीनों को जो विशेषाधिकार दिए गए थे उनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया। जो गुलामी की प्रथा थी उनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया। उनकी एक मशहूर कृति थी, इन बदनाम चीज़ों को नष्ट कर दो। चर्च पर उनका सीधा सा इशारा भी था कि इन बदनाम चीज़ों को नष्ट कर दो, चाहे वो चर्च हो या निरंकुश राजवंश हो, कुलीनों के विशेषाधिकार हो, इन बदनाम चीज़ों को नष्ट कर दो। 1733 ईस्वी के आसपास उन्होंने इंग्लैंड में अपना प्रवासी जीवन बिताया। वहाँ पर वे काफ़ी समय तक रहे और इंग्लैंड के जो शासन व्यवस्था से उनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की थी, लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन इंग्लैंड में प्रचलित संस्थाओं, धर्म और विचार स्वतंत्रता आदि भावनाओं का फ्रांस की मौजूदा व्यवस्थाओं के से उनकी तुलना करवाई कि किस प्रकार से इंग्लैंड की व्यवस्था ऐसी है और फ्रांस की ऐसी है। इससे भी आम लोगों पर, मध्यम वर्ग पर विशेषकर काफ़ी उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। इसी तरह हम बात करते हैं रूसो की। रूसो, जीन जैकस रूसो इनका पूरा नाम था। वे अपने आप में बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक माने गए फ्रांस के। उनके भी 18वीं शताब्दी के विद्वान रहे फ्रांस के। इनके विचारों से फ्रांसीसी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट ने भी ये कहा था कि अगर रूसों का जन्म ना होता तो फ्रांस में क्रांति ही ना होती। तो इससे पता लगा सकते हैं कि रूसों के जो विचार थे, उनके जो विचार, उनके जो प्रमुख रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, उन्होंने उनको कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह हर कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इनके मनुष्य तो स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह हर कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यानी कि उनको बाद में बहुत सारे प्रतिबंधों के माध्यम से उसको जकड़ दिया जाता है। तो इस जकड़ से छुटकारा उनको पाना है। इससे भी फ्रांस में उनके विचारों को काफ़ी महत्व मिला और उनके विचारों से फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे वे काफ़ी प्रभावित हुए। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों में दिद्रो, आल्लोबेयर, कैने जैसे विद्वान भी हुए, दार्शनिक भी हुए, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से फ्रांस की जनता को प्रभावित किया। दिद्रो ने तो एक ज्ञानकोश का भंडार भी बनाया था, जिनमें विभिन्न विचारकों के धर्म, राजनीति संबंधी विचारों को सम्मिलित किया गया था, रचनात्मक विचारों को सम्मिलित भी किया गया था। उसके माध्यम से भी लोगों में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और क्रांति के लिए लोग लालायित भी हुए।
अंतिम रूप से हम बात करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, चूंकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था लुई 14वें के समय से ही काफ़ी लड़खड़ा रही थी। लुई 14वां चूँकि युद्धों में काफ़ी भाग लिया करता था और युद्धों के प्रति उनमें एक वो क्या कह सकते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने फ्रांस की सीमाओं का विस्तार तो किया, लेकिन इसमें काफ़ी खर्चा भी उनको आया। इसी तरह से फ्रांस की जब अमेरिका की जब क्रांति लड़ी गई लुई 16वें के समय, तो क्रांति में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी काफ़ी भाग लिया था, तो उससे भी फ्रांस की अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई थी। इससे अब चूँकि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मांग उठने लग गई कि आर्थिक ढांचे को ठीक किया जाए ताकि एक अर्थव्यवस्था को चलाया जाए और फ्रांस की स्थिति को मजबूत बनाया जाए। इससे टैक्स बढ़ाने की मांग की जाने लगी, सभी वर्गों को टैक्स दिए जाने। इससे चर्च, कुलीन वर्ग आदि उनका विरोध करने लगे राजाओं का। तो एक लुई 16वें के समय कुछ अर्थ मंत्रियों की नियुक्तियां हुई, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जिनमें तुर्गो, नेकर, कोलोन, बीने जैसे अर्थ मंत्री हुए हैं, जिन्होंने कोशिश तो खूब की अर्थव्यवस्था को सुधारने की, लेकिन लुई 16वें के समय उनके काम को अमले जामा नहीं पहनाया गया, उनके काम को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि वे अपने रानी आंतवानेत के प्रभाव में आकर उनको हटाता गया। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सभी वर्गों पर टैक्स लगाने की बात कही गई, तब ये बात पार्लियामें तक पहुंची। पार्लियामें ने नए टैक्सों को लगाने से, नए टैक्सों को, करों को रजिस्टर करने से मना कर दिया और कहा कि ये अधिकार एस्टेट जनरल के पास है, एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। क्योंकि 1614 से पहले कोई एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया नहीं गया था, इसलिए आम लोगों को, उस समय के जो तत्कालीन जो लोग थे, उनको उनके नियम कानूनों का ही नहीं मालूम था। हालांकि 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था। लुई 16वें को विवश होकर उनको एस्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाना ही पड़ा था। फिर भी हम कुछ जो उनके द्वारा अर्थमंत्री के जो काम किए गए थे उनमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तुर्गो एक वित्त मंत्री थे, वहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 2 उपाय फ्रांस के राजाओं को बताए थे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। 1774 से 1776 तक ये फ्रांस के अर्थमंत्री रहे हैं लुई 16वें के समय। इन्होंने सरकारी व्यय में कमी, सरकारी जो खर्च अनाप शनाप खर्च हो रहे थे उसके व्यय में कमी करें और सार्वजनिक धन की वृद्धि करने की मांग की, सार्वजनिक धन की वृद्धि करने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने उस समय किसानों से एक कोरवी नामक टैक्स लिया जाता था, यानी कि किसानों को मजदूरों के रूप में बिगर तनख्वाह दी उनका उपयोग किया जा सकता था, उनको भी उसमें उठाने की पेशकश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो नए टैक्सों की मांग की कि सुझाव दिए, परंतु कुलीन वर्ग के प्रभाव, जो रानी आंतवानेत लुई 16वें की पत्नी थी, उनके प्रभाव स्वरूप बहुत सारे जो विद्वान, जो चाटुकार लोग थे, क्योंकि कुलीन वर्ग को भी टैक्स देना पड़ जाता अगर ये कानून लागू हो जाते, तो उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप, रानी आंतवानेत के परिणाम स्वरूप तुर्गो को अपने पद से हटा दिया गया। इसके बाद नेकर 1776 से 1781 तक फ्रांस के प्रमुख अर्थमंत्री रहे। इन्होंने भी कुलीनों पर टैक्स लगाने की बात कही, राजा को सिफारिश की कुलीनों पर टैक्स लगाया जाए, राज्य को व्यय को कम करने की इन्होंने भी बात कही गई। इसके अलावा इन्होंने एक काम किया था, इनका काम बहुत बढ़िया रहा था, जिसने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपने पद से हटने से पूरे काम किया कि पूरी फ्रांस की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इस सब की एक ढांचा तैयार करके उसको आम जनता में प्रचारित करवा दिया, छपवाकर आम जनता में उसको बंटवा दिया। इससे अब आम जनता को मालूम हो गया कि राजा फ्रांस के राजवंश उसमें कितना खर्च हो रहा है, कुलीन वर्ग कितना क्या कर रहा है, सब कुछ जनता के सामने आ गया। इससे जनता में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। नेकर को भी पद से हटा दिया गया रानी आंतवानेत के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। इसके बाद कोलोन 1781 से 1783 से 1787 तक फ्रांस का प्रमुख अर्थमंत्री रहा। इसने भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्य किए। विशिष्ट रूप से इसने पादरी कुलीन वर्ग की एक सभा बुलाई और इसमें कहा कि आपको टैक्स लगाने की बात की गई है कि टैक्स लगाया जाए। उन्होंने पादरी कुलीनों की एक सभा बुलाई कि अब वक्त आ गया है कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए टैक्स
लगाया जाए, परंतु पादरी और कुलीन वर्ग ने जो टैक्स सदियों से नहीं देते आ रहे थे उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। बाद में कोलन को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद ब्रीन, इसके बाद जो अगले जो शासक जो अर्थमंत्री बने ब्रीन लामांटे द बीने या ब्रीन नाम से जो प्रसिद्ध है, उसने भी सभी वर्गों पर एक प्रकार से नए रूप से टैक्स लगाने की बात कही गई और सुझाव दिया कि राजा को अब समय आ गया है कि सभी तरह का टैक्स लगाया जाए, सभी पर टैक्स लगाया जाए, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति और राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो, लोगों की आर्थिक स्थिति और राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो। परंतु राजा ने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पुणे नेकर को अपना अर्थमंत्री वापस नियुक्त कर दिया। अब नए टैक्स लगाने के जब चूंकि विवश होकर राजा को नए टैक्स लगाने की बात करने की कोशिश की गई तो उनको पार्लियामा से अनुमति लेनी पड़ी, क्योंकि पार्लियामा को ही रजिस्टर करना पड़ता था ये काम। तो पार्लियामा ने इनकार कर दिया कि ये काम एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। एस्टेट जनरल के अधिवेशन की मांग की गई, शुरू में तो राजा ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ज़्यादा दबाव पड़ने पर उसका अधिवेशन 5 मई 1789 को तय किया गया। इसके नियम और कानून किसी को भी नहीं मालूम थे, अतः इसके नियम कानूनों के लिए एक समिति बनाई गई, पुराने कागजातों को पढ़ा गया। इसमें 3 स्टेट थे। प्रथम श्रेणी में 3 श्रेणियाँ थी एस्टेट जनरल की, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग तीनों लोग बराबरी से इसमें सम्मिलित हुआ करते थे। परंतु इसमें कमी ये थी उस समय कि इसमें मत 3 ही हुआ करते थे, यानी कि सर्वसाधारण वर्ग का एक मत, कुलीन वर्ग का एक मत और पादरी वर्ग का एक मत, सबको अलग अलग मत देने का अधिकार नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, जिसके बाद 2 मत होते थे ना, हमेशा क्या होता था कुलीन और चर्च मिलकर 2 मत बना लिया करते थे, उनका मत पारित हो जाया करता था। तो इस पर भी कानून मांग की गई कि अब इसमें भी चेंजिंग करना ही नहीं करना, तो इस पर सारी बातें की गई। इस प्रकार से तात्कालिक कारण के रूप में इनको ले सकते हैं। इस प्रकार से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी एस्टेट जनरल के अधिवेशन से ही। आगे का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति जो घटनाक्रम चला, क्या क्या हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद उसके परिणामों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।